नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। अजरबैजान के बाकू से उड़ा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ कजाकिस्तान में, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और इस विमान हादसे को लेकर अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस विमान हादसे के अंदर 38 लोगों की मौत हुई। लेकिन क्या कारण रहे कि यह विमान इस तरीके से दुर्घटना का शिकार हुआ? विमान तो अजरबैजान के बाकू से रूस के ग्रोजनी जा रहा था, यह कजाकिस्तान कैसे पहुंच गया? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विपुल सक्सेना, जो कि एक्स पायलट रहे हैं, एविएशन के एक्सपर्ट हैं, जाने माने जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। और वो सवाल और वो तस्वीरें आपने भी देखी, और लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो विमान, आप अगर डायरेक्शन देखें नक्शे पर, तो अजरबैजान के बाकू से, यानी उसकी राजधानी से ये विमान उड़ा था और इसे जाना था रूस के ग्रोजनी। ये कजाकिस्तान यानी कैस्पियन सी पार करके कैसे दुर्घटना का शिकार हो गया? देखिए, जिस तरह से एक्सीडेंट ये इंसिडेंट हुई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और आई थिंक स्पेकुलेशन लगा के कंक्लूजन पहुंचना, मैं समझता हूँ मुझ जैसे एक्सपर्ट के लिए टेक नहीं होगा, और आप जैसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी टेक नहीं होगा। बट यस, एज ए प्रोफेशनल हम लोग वेरियस ऑप्शंस या वेरियस सिचुएशनल कंडीशंस क्या रही होंगी, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखें, तो अजरबैजान बाकू से जहाँ से उड़ा है, तो उसके पास दो मेन कंट्री हैं। एक तो आर्मेनिया है और दूसरा है आपका जॉर्जिया। आर्मेनिया, हम सबको पता है कि कुछ साल पहले ही जो है रशिया ने उसको टेक ओवर किया है, कई सालों की फ्रीडम इंडिपेंडेंस के बाद। और उसका भी काफी अमेरिका ने काफी विरोध किया, यूरोप ने काफी विरोध किया था। एंड वहाँ काफी हॉस्टिलिटी अभी भी रशिया के खिलाफ है। दूसरा है जॉर्जिया, जो अर्सवाइल यूएसएसआर से सेपरेट हुआ था रशिया से, तब से फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। पर सर, ये तो सारे ही सीआईएस कंट्रीज हैं, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे अर्मीनिया हो, ये सभी जो है पूर्व सोवियत संघ के राज्य हैं। लेकिन मैं पहले आता हूं पायलट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, हम जियोपॉलिटिक्स पे बाद में आएंगे। सबसे पहले तो एक पायलट के तौर पर ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई होगी, क्योंकि अगर आप एंगल ऑफ फ्लाइट देखें तो वो था बाकू से ग्रोजनी की तरफ जा रहा, यानी कैस्पियन सी जो है वो क्रॉस नहीं करना था। तो क्या हुआ कि ये विमान ड्रिफ्ट हुआ होगा और ये जो अक्ताऊ पहुंचा कजाकिस्तान की, जो कि कैस्पियन सी के पार है, यानी एक तरीके से अजरबैजान के अक्रॉस है। तो क्या सिचुएशन रही होगी एक पायलट के तौर पर, अगर मैं आपका आकलन जानना चाहूं? देखिए, अगर केवल हम टेक्निकल और ऑपरेशनल सिचुएशन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोल में मैल फंक्शन के चांसेस बनते हैं, जिसकी वजह से ग्रोंजी जाने की बजाय इसने डाइवर्शन लिया कजाकिस्तान की तरफ, जो कि अक्रॉस द कैस्पियन सी है। और डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ग्रोंजी और चाहे वो ग्रोंजी जाता चाहे कजाकिस्तान जाता, दोनों करीब 500 नॉटिकल माइल्स हैं, और एयरक्राफ्ट की हाइट भी काफी थी। तो पर ये क्यों ग्रोंजी नहीं गया और क्यों कजाकिस्तान गया, वो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई सीरियस कंट्रोल की प्रॉब्लम रही होगी, जो जिसने इसको स्ट्रेट फ्लाई करने में मुश्किल दी। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो कैस्पियन सी है, और एज ए पायलट अगर मैं मेरे से पूछा जाए कि आप लैंड पे क्रैश करना पसंद करोगे या सी में, तो कोई भी बोलेगा सी में क्रैश करना पसंद करो, क्योंकि वहां पे आपके पास एक वाटर बेस मिल जाता है जिसमें सर्वाइवल चांस अच्छे हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं शायद पायलट ने ये भी सोचा हो कि अगर सपोज हमें क्रैश लैंड भी करना पड़े, और हम सपोज फ्री फॉल भी होते हैं किसी कारण से, तो एटलीस्ट सी में जाएंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह पॉसिबल होंगे और सर्वाइवल चांसेस शायद बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ उस लिहाज से उसने कजाकिस्तान की तरफ टर्न किया होगा। सर, पायलट के कौशल की भी बहुत चर्चा हो रही है इसके अंदर, क्योंकि इस विमान हादसे के अंदर बहुत सारे लोग जीवित बच गए। करीब 67 यात्री इसके अंदर सवार थे। 38 लोग जो हैं वो जरूर दिवंगत हुए, इसके अंदर मारे गए इस हादसे के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर सुरक्षित भी बच आए हैं, और साथ ही उसमें बड़ी भूमिका यह थी कि पायलट ने जो फ्यूल टैंक था उसको लार्जली खाली कर दिया था, ताकि एक बड़ा विस्फोट, एक्सप्लोजन ना हो। बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा थी नहीं, और एयरक्राफ्ट फुल फ्यूल में होगा, तो अगर पूरे फ्यूल से अगर वो लैंड करता और हार्ड लैंडिंग होती तो आग लग सकती थी। और मैं समझता हूँ जो शुरू में सर्कलिंग जो कर रहा था, वो बेसिकली फ्यूल जलाने के लिए कर रहा था, फ्यूल गिराने के लिए कर रहा था। और उसके बाद जब उसने कहा फुल सफिशिएंट, तब उसने ये अप्रोच बनाई। इट वाज वेरी स्किलफुल ऑपरेशन उस पायलट के द्वारा। पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं
कंट्रोल और हाइड्रोलिक में सीरियस प्रॉब्लम रही होगी, जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट जो है प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाए। बिकॉज जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो बेली लैंडिंग टाइप उसकी लैंडिंग हुई है और काफी बड़े इम्पैक्ट से वो लैंड किया है। हम्म। तो इतने बड़े इम्पैक्ट के साथ साथ सर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चूंकि हम उन तस्वीरों को भी एनालाइज कर रहे हैं, ये जो फ्यूसिलाज है यानी जो उसकी बाहरी उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर इतने सारे स्प्लिंटर मार्क नजर आ रहे हैं। इन स्प्लिंटर मार्क के पीछे आपको क्या वजह लगती है? देखिए, मैंने भी पिक्चर्स देखी हैं और वो स्प्लिंटर मार्क्स, जो मेरा अंदाजा है कि ये ना तो स्नो के हैं, तो उस समय स्नो थी नहीं, ओके, और ऊपर से कोई इस तरह का कोई मटेरियल्स को स्प्लिंटर्स नहीं नहीं गिरे हैं। ये डेफिनेटली हाई स्पीड कुछ ना कुछ मटेरियल तो जरूर अटैक हुआ है, जरूर इस पर लगा है, जिसकी वजह से ये सारे इतने 39 होल्स रिपोर्ट किए हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो है, मिलिट्री टाइप अटैक, इस तरह का कुछ मुझे डाउट होता है, जब तक कि कंफर्म नहीं हो बाय वेरियस अथॉरिटीज। पर इसलिए हम अगर जियो पॉलिटिकल में आए तो मैं समझता हूँ कि अर्मेनिया सबसे क्लोज था, और उसके बाद फिर अगर जॉर्जिया भी अगर करता है, जिसकी वजह से अगर अगर उसको थ्रेट थी जॉर्जिया की तरफ से, इसलिए उसने सीधा जाने की बजाय राइट टर्न करके कजाकिस्तान जाने का निर्णय लिया हो। बिल्कुल सर, ये हालांकि अगर आप देखें तो अजरबैजान की जो बॉर्डर है, क्योंकि अगर आप नक्शे पर ही देखें उसे, तो जॉर्जिया की तरफ जाने की कोई जरूरत एज सच नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर आप ग्रोजनी की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो फ्लाइट पाथ होगा, वो फ्लाइट पाथ जो है उसके अंदर कहीं क्योंकि अगर आप फ्लाइट पाथ को देखें तो फ्लाइट पाथ सीधे ही जो है वो रशिया की तरफ जाता है, ग्रोजनी की तरफ जाता है, जो कि चेचेनिया का इलाका है। लेकिन आपको अगर जॉर्जिया जाना है या अर्मीनिया जाना है तो फ्लाइट पाथ में बिल्कुल लेफ्ट डेविएशन लेना पड़ेगा, तब तक जाके आप उस इलाके में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे साफ तौर पर लगता है कि मेरा अंदाज अलग है। मैंने भी एरियल डिस्टेंस मेजर की है अर्मेनिया से बाकू की, और जॉर्जिया से जी, जॉर्जिया से ग्रोन्जी की। दोनों करीब 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस, जो कि बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं, और विद इन सरफेस टू एयर मिसाइल के रेंज में आता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आज भी जितने भी मिसाइल है 500 किलोमीटर बहुत बड़ी रेंज नहीं होती, 700 1000 किलोमीटर को छोटी मोटी मिसाइल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें कुछ कुछ ना कुछ मिलिट्री कॉम्प्लेक्सिटी तो है। अब ये अर्मेनिया की तरफ से है या जॉर्जिया की तरफ से, ये सब आई थिंक बाद में पता पड़ेगा। बट डेफिनेटली जो डैमेजेस दिख रहे हैं जहाज पे, वो कोई एबनॉर्मल, कोई नॉर्मल डैमेजेस नहीं है। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से किस तरह का अटैक हुआ है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलाज होता है बहुत स्टडी होता है, बहुत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जी, होता है। बिल्कुल आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूसिलाज जो होता है, जो उसकी बॉडी होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की, और ये ब्राजील की जो एम्ब्रेयर कंपनी है उसका एक सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट था, और ये फ्यूसिलाज बनाए ऐसे जाते हैं कि अगर चाहे ओले गिर रहे हो तो भी वो इसे विथस्टैंड कर सकें। तो इस तरीके का कोई शार्पनेस स्प्लिंटर मार्क होता है तो ही जो है फ्यूसिलाज डैमेज हो सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि हाल के समय में अगर आप इस पूरे इलाके को देखें, अजरबैजान और ईरान की जो बॉर्डर थी उसी पर वो हादसा हुआ था जिसमें इब्राहिम रईसी, जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे, उनका चॉपर जो है ऐसा क्रैश हुआ कि उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। उसके बाद इसके अलावा पिछले कुछ सालों के अंदर ईरान के इलाके के अंदर पिछले 3-4 साल में यदि देखें तो सिविलियन एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ है। मलेशियन एयरलाइंस का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसके अंदर भी जो एक तरीके से था कि कंफ्यूजन में मिसाइल फायर कर दी गई और उसके कारण सिविल एयरक्राफ्ट जो है वो जो है क्रैश हो गया या कहा जाए नष्ट हो गया। तो इस तरीके की जो बहुत सारी चीजें इस इलाके के अंदर हुई हैं, क्या ये सिविल एविएशन के हिसाब से एक वल्नरेबल या कहा जाए एक रिस्की जोन बनता चला जा रहा है? और उस कंडीशन में कई देश जो है अपने सिविलियन जहाज को, इवन सिविलियन मर्चेंट शिप्स को भी ये लोग स्नूपिंग के लिए, स्पूफिंग के लिए ये लोग यूज करते हैं। पर ये बहुत बहुत ही बोलते हैं ना, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं जिसकी खबर किसी को भी नहीं होती है। पर चूंकि इस तरह के ऑपरेशन होते रहे हैं, तो जो वनरेबल कंट्रीज हैं उनके पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि इस तरह के ऑपरेशंस को या अटेम्प्ट्स को ट्रैक कर लेते हैं, और उनके फिर जो एंटी एयर मिसाइल या जो भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल उसको ट्रैक करके अटैक करते हैं।
सर, आपने एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि दर्शकों की सुविधा के लिए जरा आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। ये स्पूफिंग क्या होती है? ये बेसिकली ये लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए लोग जो जाते हैं, जाएगा सिविल एयरक्राफ्ट, उसमें जो है मिलिट्री के कुछ इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जिससे कि कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के जो रेंजेस, कम्युनिकेशन रेंजेस हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स किस तरह के हैं, वो उस तरह के इंटेलिजेंस जो है ये सारे इक्विपमेंट्स गैदर करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो इन एक्सरसाइज में होते हैं, और ये इतना सटली किए जाते हैं कि एयरक्राफ्ट नॉर्मल फ्लाई के लिए जाता है और ये इक्विपमेंट जो है ये सारे काम करके वापस आ जाता है। यानी एक तरीके का कैमोफ्लाज होता है ये, कहने को सिविल फ्लाइट है जी, ऐसे क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन। तो वो एयरक्राफ्ट के थ्रू भी होता है, सिविल एयरक्राफ्ट के थ्रू भी होता है, जो मर्चेंट शिप जो जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनके थ्रू भी होता है। कई बार सर ये जो है रॉन्ग रडार सिग्नेचर का भी केस इस तरीके की चीजें देखने में आई हैं कि गफलत हुई और उस गफलत के अंदर जो है वो एंटी जो एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं वो फायर हो गई, या एयर डिफेंस जो गन्स हैं वो फायर हो गई। क्या इस तरीके की घटना भी मुमकिन है? सी वॉर टाइम में तो हो जाता है, पर जहां तक सवाल है ईरान का इस मामले में रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। मतलब मुझे याद है 1990 से लेकर अगर आप देखें तो 4-5 बार इन लोगों ने गलत टारगेट को उन्होंने शूट कर दिया। देवर नॉर्मल सिविल एयरक्राफ्ट थे, पर उनको लगा कि नहीं ये तो इंटेलिजेंस के लिए आया है, और उसको बिना वेरीफाई किए उन्होंने अटैक कर दिया। तो इस मामले में मैं अगर किसी को डाउट करूंगा तो मैं समझता हूँ कि ईरान है जो इस तरह की लैप्सेस कर सकता है। लेकिन आप ये डेफिनेटली जिस तरीके की जानकारी अभी तक सामने आई है, ऐसे में प्रोसेस क्या होती है और क्या ये पिन पॉइंट हो पाएगा, क्या ये पता चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण थे? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, कितना क्लीन और कितना साफ इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा? सी नॉर्मली रशियन इन्वेस्टिगेशन का कभी पता नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और नॉर्मली वार टाइम के जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उनकी डिटेल निकलना बहुत मुश्किल है, अनलेस कि वो जैसे सिविल एरिया में हुआ है और सिर्फ सिविल अथॉरिटीज ने अगर पहले डेटा कलेक्ट कर लिया है तो थोड़ा सा चांसेस हैं कुछ पता पड़ने के, पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के ये अटैक हुआ उससे जो है जिस कंट्री पे इसका अटैक हुआ है उसको अपनी स्टडी चेंज करनी पड़ती है, उनका पूरा स्टडी होता है, और वो स्टडी भी एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे होती है, उसका फिर काउंटर मेजर्स होते हैं, कई तरह की चीजें हैं, तो इसलिए इस तरह के नॉर्मली इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स और डिटेल्स बाहर नहीं आ पाती हैं। तो जाहिर तौर पर जैसे आप कह रहे हैं सर कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये होता है, हालांकि अभी भी इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है। साथ ही जो विमान निर्माता कंपनी है उसकी तरफ से भी कहा गया है कि वो पूरा सहयोग करेंगे, और अजरबैजान ने भी अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भेजा है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि इसका सच जो है वो सामने आए, लेकिन जाहिर तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से वॉर जोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ये दुनिया के अंदर जो हवाई यातायात है उसके लिए तो एक बड़ा टेंशन बन ही रहा है सर। बिल्कुल, और जहां तक मुझे पता, मैंने भी अपने कुछ कॉन्टेक्ट से पता किया है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियली किया जा रहा है। अजरबैजान की टीम गई है, इवन रशियन टीम जा रही है, तो ये जो पूरा मामला ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, डेफिनेटली इसमें काफी चीजें हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल लेवल पे हाईली कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, और मैं समझता हूँ इसके डायरेक्ट तो आपको रिएक्शन नहीं पता पड़ेगा, पर कुछ समय बाद डेफिनेटली हमें लगता है कि इस एरिया में कुछ ना कुछ हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है। क्या सर, चूंकि ये एयर ट्रैफिक के जो रूट्स हैं वो दुनिया के अंदर निर्धारित रूट्स हैं, कई रूट्स जो हैं जहां से मैक्सिमम ट्रैफिक जाता है, पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं दुनिया में कई जगह जो वॉर जोन के हॉटस्पॉट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या ये दुनिया के सिविल एविएशन के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है, खासतौर पर सेफ एंड सिक्योर एयर ट्रैवल के लिए? दोनों के लिए, सेफ एंड सिक्योर के लिए भी, और कमर्शियली बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को रूट चेंज करना पड़ता है, जो उनके इकोनॉमिकल रूट्स होते हैं वो फॉलो करने के बजाय उनको डाइवर्ट होके जाना पड़ता है, डिफरेंट हाइट्स पे जाना पड़ता है, और जब आप डिफरेंट हाइट्स पे जाते हैं तो देयर आर पर्टिकुलर हाइट जिसके ऊपर आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, वो आपको नहीं मिल पाती है, तो कई चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती है, तो ये अल्टीमेटली इट इम्पैक्ट्स इकोनॉमी, कई देशों की इकोनॉमी को, कई देशों के नागरिकों को असुविधा देता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो कम से कम सच सामने लाएगा, और साथ ही दुनिया में हवाई यातायात करने वालों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, हर कोई चाहेगा यही कि उसकी यात्रा सुरक्षित भी हो, सुगम भी हो, और इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो रास्ते की बाधा न बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।